दुस्संगः सर्वथैव त्याज्य। दुस्संग का पूरी तरह से परित्याग करना चाहिए। बड़ी पुरानी घटना है, मानसरोवर का नाम तो आपने सुना होगा। कोई बड़भागी आप में से दर्शन करने भी गया होगा, अपने देश का वो पवित्र तीर्थ। लेकिन कुछ अपने राजनेताओं की दुर्बलता के कारण कुछ वर्षों पूर्व अपने देश का उस पर अधिकार न रहा और अपने पड़ोसी देश चीन से आज्ञा लेकर कितने लोग वहां जा सकते हैं, कितनों की वो व्यवस्था कर सकता है देश, उतनी अनुमति मिले उतने लोग ही वहां दर्शन करने के लिए जाते हैं। कभी परमात्मा की कृपा होगी, सबल लोग आएंगे तो जितना देश अपना खंडित हो गया है, निश्चित रूप से वह फिर एक बार हम और आप देख सके न देख सके, लेकिन अरविंद महर्षि की घोषणा और स्वप्न निश्चित सत्य होगा कि जो कृत्रिमता पूर्वक, बल पूर्वक, हिंसा और घृणा पूर्वक जिन राष्ट्रों का निर्माण हुआ है और जिन्होंने इस देश को खंडित कर डाला है, संभवतः या तो उनका मन बदलेगा या अपना राष्ट्र इतना पौरुषपूर्ण होगा कि ये देश फिर से एक बार अखंड भारत के रूप में संसार में प्रतिष्ठित होगा। समय लग सकता है। मानसरोवर में सभी लोग दर्शन करने जाते थे और ऐसा माना जाता है कि वहां बड़े ही सुंदर हंस होते हैं। कोई ऐसा काल होगा कि घूमते घूमते कुछ शक्ति मिली होगी, पंखों को उड़ने का बल मिल गया होगा, दिशा उधर की होगी, पवन अनुकूल होगा, तो कुछ दूसरे प्रकार के पक्षी वहां पहुंच गए और उनमें से एक काग भी पहुंच गया और उन हंसों के सारे उस वातावरण को देख के बड़ा प्रभावित भी हुआ। उसने कहा, बड़ा अच्छा है आपका यह रमणीय प्रांत, लेकिन कभी हमारे यहां भी तो आओ। अब कई बार इच्छा न होने पर भी लोगों को, जो सात्विक व्यक्ति नहीं, उसकी बात भी मान लेनी पड़ती है। यहां भी ऐसा दिखाई पड़ता है। लेकिन मित्रता तो उन्हीं लोगों के साथ करनी चाहिए जो अपने स्वभाव, अपने चरित्र, अपने ललित कलाओं के प्रेम और भगवत भक्ति में रस रखने वाले लोग हों। मैत्री टिकती भी उन्हीं लोगों के साथ है। समानशील व्यसनेषु सख्यम। समानशील और व्यसन वालों के साथ ही मित्रता निपटी है। और यदि किसी कारणवश वो कृत्रिम रूप से किसी मैत्री को बांधा गया तो मैत्री टूट जाती है और उसका परिणाम भी मंगल ही नहीं होता है। लेकिन मेरे यहां तो थोड़ी ही दूर पर एक बहुत सुंदर फव्वारे के पास में बैठकर मेरे राज्य का अधिपति स्वर्ण सिंहासन पर बैठकर अपने मित्रों के साथ चर्चा करता है। जब उसने ये संवर्णन किया तो हंस के मन में विचार आया कि भाई चले, तो बार बार बुला रहा है तो चलना चाहिए। और वो आया। आने के बाद उसने सब कुछ देखा और वृक्ष के ऊपर बैठ गया। हंस को वहां की सब बातें कुछ मालूम तो थी नहीं, लेकिन काग के मन में जरूर ऐसा था कि ये जितने अच्छे दिव्य स्थान पर रहता है वैसा दिव्य ये है नहीं। मन में उसके पीड़ा भी थी कि यदि मेरा भी कहीं वह स्थान बन जाता तो बड़ी अच्छी बात थी। लेकिन इतना कठिन द्वेष भी नहीं था कि वो हंस को वहां कोई दंड दिलाना चाहता हो, ऐसी बात भी नहीं थी। बातचीत चल रही थी। काग का स्वभाव होता है, अधिक बोलता है, हंस जरा विचार करता है। जब वो कांव कांव करने लगा, राजा कोई गंभीर चर्चा कर रहा था। इतने में उसने अपने अंगरक्षक को आदेश दिया, ये कौन सा पक्षी है जो व्यवधान डाल रहा है? और उसने तुरंत शरसंधान किया। और जैसे शरसंधान किया तो विचार यह था कि उस कौए को मारना चाहिए जो बार बार व्यवधान करके, कांव कांव करके और गोष्ठी में बार बार विघ्न डाल रहा है। लेकिन जैसे ही वो तीर लगा, तीर लगते एक बड़ी घटना दूसरी घट गई। वो बेचारा हंस नीचे गिरा। और जब गिरा तो गिरते गिरते उसने कहा, नाहम काको हतः राजन हंसो हम निर्मले जले। अरे महाराज, आपने जिसको आपके अंगरक्षक ने मार दिया वो मैं काग नहीं हूं, हंसो हम, मैं तो हंस हूं। निर्मल जल मानसरोवर से परिपूर्ण उस दिव्य हिमालय से यहां चला आया
तुरंत राजा उठा, उसने उस हंस को अपने हाथ में उठाकर उपचार कराने की चेष्टा की, लेकिन घाव बहुत गहरा था। तब उनसे पूछा, अरे हंस, तुम यहां आ कैसे गए और तुम्हारे तीर लग कैसे गया? उसने कहा, राजन, नाहम काको हतः राजन, हंसो हम निर्मले जले, नीच संग प्रसादे न जातम जन्म निरर्थकम। दुष्ट का संग हो जाने के कारण मैंने अपने जीवन से ही हाथ धो लिया।